नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका, जहां देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं देश से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर टॉप लाइन्स के जरिए। और सबसे पहली और प्रमुख खबर अयोध्या से। जी हां, जहां अयोध्या में योगी इस वक्त नजर आएंगे आज और कई विकास कार्यों को हरी झंडी भी दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही जो रामद्रोही है वो नहीं बचेंगे। क्या है पूरी खबर, इस बारे में बताएंगे विस्तार से पूरी खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है शिवसेना से जुड़ी हुई, इधर या उधर। जी हां, शिवसेना यूबीटी के सांसद, जो 6 सांसद जो बागी हो चुके हैं, वो इधर है या उधर है, अभी तक कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है। इस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई, मैक्सिको की उड़ान जारी है और अब नॉकआउट की बारी है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते पहली और प्रमुख खबर के साथ। सबसे पहली और प्रमुख खबर, जहां अयोध्या में रामलला के दरबार से जुड़े चढ़ावे पर उठे सवाल अब और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। श्रद्धा से चढ़ाया गया दान आखिर किसके हाथों में गया? किसने दान पात्र खोले, किसने नकदी निकाली और किसने हिसाब रखा और किसकी निगरानी में पूरी व्यवस्था चलती रही? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है एसआईटी। अब तक 125 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। जांच की आंच ट्रस्ट से जुड़े हुए बड़े पदाधिकारियों तक भी पहुंच चुकी है। चंपत राय से भी घंटों सवाल जवाब हुए, तो कई अन्य जिम्मेदार लोगों से भी काफी कड़ी पूछताछ की गई। और कुल मिलाकर इस समय दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। अब सवाल यही है कि क्या चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड है? आखिर आस्था के नाम पर हुए इस कथित खेल का सच क्या है? जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड। तो चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड आखिर कौन है, ये सवाल हर किसी के जहन में है, क्योंकि एसआईटी अभी तक अगर हम देखें तो लगातार जांच कर रही है और अब तक 125 लोगों से सवाल जवाब किए जा चुके हैं। जांच के घेरे में ट्रस्ट के कई बड़े पदाधिकारी भी इसमें आ चुके हैं, उनसे भी काफी लंबी और पूछताछ चली है। और इसके साथ ही चंपत राय की अगर हम बात करें तो उनसे भी करीब 4 घंटे पूछताछ हुई। गोपाल राव से भी कड़ी पूछताछ हुई है, छानबीन हुई है। और डॉक्टर अनिल मिश्रा से भी सीधे तौर पर हम देखें तो मैराथन पूछताछ, यानी कि काफी लंबी पूछताछ उनसे भी हुई है। तो जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे लगातार एसआईटी इस समय पूछताछ कर रही है और कुल मिलाकर अभी तक 125 लोगों से जवाब तलब किए जा चुके हैं, घंटों पूछताछ हुई है। और ऐसे में एसआईटी के आखिर कौन कौन से सवाल हैं जिनके जवाब एसआईटी इस समय तलाशने की कोशिश कर रही है, वो ये सवाल है कि दान पात्र आखिर कौन खोलता था, इसकी जिम्मेदारी किसके पास में थी। लेकिन इसके साथ ही एक और सवाल कि नकदी कौन निकालता था, कौन व्यक्ति दान पात्र खोलता था, कौन उसके अंदर से पैसे निकालता था, नकदी निकालता था, और नोटों को गिनने की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी, बैंक से पैसा कौन जमा करता था, और साथ ही सीसीटीवी की निगरानी किसकी जिम्मेदारी थी, कौन सीसीटीवी की निगरानी कर रहा था, और साथ ही कर्मचारियों की नियुक्ति आखिर किसने की। तो ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब तलाशने की कोशिश इस समय एसआईटी लगातार कर रही है। और एसआईटी के रडार पर अगर हम देखें तो कई सारे नाम इस समय आ चुके हैं, क्योंकि अभी तक कुल 125 लोगों से पूछताछ हुई है। और इसमें कौन कौन से नाम प्रमुख तौर पर है वो भी आपको बता देते हैं। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, राजेश पाटकल, और साथ ही अगर हम देखें तो कुश मिश्रा, अतुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, केडी तिवारी, ये तमाम वो नाम हैं जो इस समय जांच के दायरे में आए हुए हैं, जिनसे पूछताछ भी लगातार हो रही है। और ये सभी नाम जो हैं एसआईटी के रडार पर है। केडी तिवारी है, सोमेश आनंद है, एसबीआई के कर्मचारी, उनका भी नाम इसमें शामिल है। और साथ ही अगर हम देखें तो जो कैश अकाउंटिंग एजेंसी के प्रतिनिधि हैं, टीसीएस के जो तकनीकी कर्मचारी हैं, दान गिनने वाले कर्मचारी, ये तमाम वो लोग जिनसे पूछताछ और इस समय एसआईटी की रडार पर है। तो कुल मिलाकर लगातार जांच हो रही है। हालांकि कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश में एसआईटी इस वक्त लगातार लगी हुई है और पूछताछ लगातार जारी है और उन तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का जो अयोध्या दौरा है, जहां एक तरफ ये पूरे विवाद चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे, अयोध्या दौरा करते हुए नजर आएंगे, जहां विवादों के बीच में मुख्यमंत्री का ये दौरा अपने आप में काफी अहम है। रामलला के दर्शन करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और साथ ही रामायण बैक्स संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। और इस दौरान वहां पर आपको ये भी बता दें कि चंपत राय वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे।
तो जहां एक तरफ ये पूरा विवाद चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का दौरा भी है, जिस पर हम सभी की नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही आपको एक प्रमुख खबर और बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और कानपुर को जोड़ने के लिए रैपिड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। अब इसके साथ ही प्रस्तावित स्टेट कैपिटल रीजन के आउटर रिंग रोड का निर्माण भी किया जाएगा, जो लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर और हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली को जोड़ेगा। तो इस पर भी नजर रहेगी और ऐसे में आखिर विकास की ये रेल कहां तक पहुंचेगी, क्योंकि एक तरह से हम देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की जो ये रेल है वो तेज रफ्तार करती हुई इस समय नजर आ रही है। लगातार हरी झंडियां विकास कार्यों को दिखाई जा रही है और अब एक और कदम जो सीधे तौर पर लखनऊ और कानपुर को जोड़ता हुआ नजर आएगा। आखिर यूपी में किस तरीके से विकास की ये रेल दौड़ रही है, फिर आपसे दिखाते हैं आपको, क्योंकि कानपुर और जो लखनऊ का जो समय है वो काफ़ी लंबा समय है, करीब 2 घंटे इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है, 2 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन अब इसमें 2 घंटे का जो समय है वो आपका बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि अच्छी खबर यह है कि रैपिड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव है और 40 मिनट में जो 2 घंटे का सफर है वो मात्र 40 मिनट का हो जाएगा। इससे एससीआर के लिए आउटर रिंग रोड और साथ ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी इस समय सरकार की तरफ से की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की ये रेल जो कि कहीं ना कहीं तेज रफ्तार भरती हुई समय नजर आ रही है। और इस पूरे प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिर क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा, वो सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा। लखनऊ से हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। एक रिंग रोड बनेगा पूरा चारों ओर। क्या लखनऊ, क्या उन्नाव, क्या हरदोई, क्या सीतापुर, क्या बाराबंकी, रायबरेली, ये सब जिले आपस में जुड़ेंगे और विकास में सबकी सहभागिता होगी। तो लखनऊ से कानपुर की जो दूरी है वो अभी फिलहाल करीब 2 घंटे लगते हैं, लेकिन जब ये रैपिड रेल का पूरा का जो प्रस्ताव है वो तैयार हो जाएगा तो उसके बाद में ये सफर मात्र 40 मिनट का रह जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रामेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अयोध्या का जो पूरा जो दान चोरी का विवाद है उसके मास्टरमाइंड को लेकर लगातार तलाश हो रही है। एसआईटी अभी तक 125 लोगों से पूछताछ कर चुकी है और कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश एसआईटी इस समय कर रही है। रामेंद्र, बिल्कुल कृतिका, देखिए एसआईटी ने जब जांच शुरू की तो उन्होंने मोटे मोटे जो मुद्दे उठाए, उन्होंने ये देखा कि किन लोगों की भूमिका अंदर है और किन लोगों की भूमिका बाहर है। तो जो एसआईटी ने जांच की उसमें गोपाल राव और अनिल मिश्रा की भूमिका जो अंदर के कामकाज है उसमें है और चंपत राव जी की भूमिका बाहर के कामों में हस्तक्षेप उनका रहता है। तो महत्वपूर्ण यह है कि किन लोगों के उन्होंने जो शुरुआत की है वो ये किया है कि जहां से दान पेटी से पैसा या सामान निकाला जाता था वो कैसे वहां तक जाता था, जहां गिनती होती थी उसकी सुरक्षा की व्यवस्था क्या है, और जब गिनती हो जाती थी गिनती के बाद जब बैंक जाता था उसके बीच की सुरक्षा व्यवस्था क्या है, किन लोगों की भूमिका अधिक है और किन लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई थी। जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई उनकी नियुक्ति का आधार क्या था, उनका क्या परीक्षण कराया गया था, पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया था या नहीं, किसी के रिश्तेदार हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जानबूझकर रखा गया है। तो इस तरीके से कई बिंदुओं पर जांच चल रही है, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं वो कुछ जो कर्मचारी हैं उन पर टिकी है। लगभग 125 से अधिक कर्मचारियों से जांच एसआईटी अब तक बातचीत कर चुका है, उनसे बात कर रहा है। तीनों जो उसमें श्री राम जन्मभूमि में पदाधिकारी हैं, चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा, इनसे 4-4 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है। तो मोटा मोटा खाके एसआईटी के पास है, जो भी बाहर नहीं आया है, लेकिन अंदाजा है कि और जो डीवीआर जो छेड़छाड़ की गई थी सीसीटीवी कैमरे पर, डीवीआर जांच के लिए दिल्ली भेजा गया है कि क्या डीवीआर में छेड़छाड़ की गई, क्या जो डिलीट किया गया उसकी रिकवरी की जा सकती है। तो इस तरीके से एसआईटी ने मोटा मोटा खाका तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि जैसे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे तो मोटे मोटे नाम बाहर आ जाएंगे। मुख्यमंत्री आज अयोध्या हैं
भगवान श्री रामलला के दर्शन करेंगे और ये मैसेज देंगे कि इस तरीके की घटनाएं अगर कोई व्यक्ति करता है तो उससे राम मंदिर पर कोई कलंक या कोई आंच नहीं आती है। राम मंदिर ऐसे ही लोगों की आस्था का केंद्र बना रहेगा। जो योजनाएं हैं वो लगातार अयोध्या को दी जाती रहेंगी। तो ये मोटा मोटा संदेश लोगों को देंगे। उसमें चंपत राय जी को नहीं बुलाया गया, उनसे कहा गया कि आप अपने प्रतिनिधि को भेजिए, आपके आने की जरूरत नहीं। तो जाहिर है कि जो लोग जिन लोगों के खिलाफ जांच चल रही है उनको अभी से किनारे किया जा रहा है। तो आने वाले समय में जो ट्रस्ट है उसमें बहुत गंभीर जो वित्तीय घोटाले हैं उनको देखते हुए बड़ा कदम उठाया जा सकता है कृतिका। इसके साथ ही रामेंद्र, अगर हम बात करें विकास को लेकर तो विकास की रेल भी तेज रफ्तार भरती हुई इस समय नजर आ रही है, क्योंकि लखनऊ से कानपुर की दूरी अभी फिलहाल अगर हम देखें तो करीब 2 घंटे का समय लगता है और आप खुद भी लखनऊ से हैं। तो ऐसे में जब ये दूरी घट जाएगी तो सीधे तौर पर वहां पर जो लोग रहते हैं उनको फायदा मिलेगा और लखनऊ से कानपुर पहुंचने का जो समय है आधा हो जाएगा। समय की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी और इस बीच जितने भी और जो गाँव आते हैं उनको भी कहीं ना कहीं जोड़ा जाएगा। रामेंद्र, कृतिका देखिए, जब लखनऊ से कानपुर की जो कनेक्टिविटी है एक एक्सप्रेसवे बनके तैयार है। प्रधानमंत्री जी जब भी आएंगे तो उसका उद्घाटन करेंगे। अगर लखनऊ से कानपुर की बात करें तो उन्नाव इंडस्ट्रियल हब है, बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ है, लेदर की इंडस्ट्रीज हैं। उसके अलावा और एक इंडस्ट्रियल जोन बनाया जा रहा है। उन्नाव का जो बेल्ट है उससे गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो रहा है, उन्नाव कानपुर रायबरेली रोड से कनेक्ट हो रहा है और एक्सप्रेसवे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो रहा। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्री के लिए बहुत फिजिबल जगह है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तो जो ये कनेक्टिविटी दी जा रही कानपुर की, कानपुर औद्योगिक शहर है। अभी भी अगर क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो व्यवसाय का बड़ा हब कानपुर ही, लखनऊ से बड़ा हब व्यवसाय के लिए कानपुर है। तो ये जो कनेक्टिविटी कम होगी तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, लोग आने जाने में सुविधा होगी। कानपुर से उन्नाव आ सकेंगे, उन्नाव से लखनऊ जा सकेंगे। तो जो मारा मारी कि नहीं लखनऊ में बसना है, कानपुर में बसना है, उसकी अपेक्षा लोग जो जहां है वहां से आने जाने की कनेक्टिविटी सुविधा होगी। तो इस तरीके से देखें और रोड कनेक्टिविटी सभी एससीआर रीजन में बढ़ाई जा रही है कृतिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच न्यूज पहुंचे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। केड़ा मसाला ओए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी खबर की। जी हां, पिछले कई दिनों से शिवसेना यूबीटी में टूट की खबरें लगातार सामने आ रही थी, जिसको लेकर बीते कल की अगर हम बात करें तो शिवसेना यूबीटी ने सांसदों की एक बैठक भी बुलाई, ये मीटिंग बुलाई और लोकसभा में शिवसेना यूबीटी के 9 सांसद हैं। अब 9 में से इस बैठक में पहुंचते हैं मात्र 3 सांसद, जिसके बाद ये खबर कहीं ना कहीं पुख्ता हो चुकी है कि जो 6 सांसद हैं वो इस समय बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बागी, बगावत और बवाल कहीं ना कहीं इस समय नजर आते हैं और एक तरफ जहां शिवसेना के 60 साल, वहीं शिवसेना यूबीटी में एक बार फिर से ये टूट की खबरें सामने आ चुकी हैं। और उद्धव के किले में आखिर सेंध किसने मारी है ये भी देखना होगा और किस पाले में ये बागी सांसद जाते हुए नजर आते हैं, इस पर हालांकि फिलहाल अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। तो नजर इस खबर पर रहेगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं उद्धव गुट और 2/3 फूट। तो जी हां, उद्धव गुट में 2/3 फूट इस समय पड़ चुकी है। 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों के बगावती तेवर साफ तौर पर अब नजर आ चुके हैं। किसी सीक्रेट जगह पर होने की खबर इस वक्त मिल गई है, हालांकि वो कहां पर है इसका किसी को कोई नहीं पता। दिल्ली से निकल चुके हैं सांसद, सूत्र की तरफ से ये जानकारी मिली है और साथ ही बागी सांसदों को Y+ सुरक्षा भी मिली है, ये भी जानकारी इस वक्त आ चुकी है। जहां एक तरफ हम देखें तो आज शिवसेना जो है वो अपना 60वां स्थापना दिवस मना रही है और दोनों गुट, उद्धव गुट और साथ ही शिंदे गुट, दोनों गुटों ने बड़े आयोजन की भी तैयारी की है और शाम तक मुंबई कहीं ना कहीं बागी पहुंचेंगे, ये भी जानकारी इस समय मिल रही है। हालांकि इसको लेकर अभी तक अपडेट नहीं मिल पाया कि क्या वो आज शिंदे गुट में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर नजर हमारी लगातार बढ़ी है। लेकिन एक तरह से ये कह सकते हैं कि उद्धव गुट का जो ऑपरेशन तोड़वा है वो कहीं ना कहीं कामयाब है और बाल ठाकरे का जो पुराना वीडियो है वो भी इस समय काफी वायरल होता हुआ इस समय नजर आ रहा है।
दरअसल आपको बता दें कि संजय राउत ने इसको लेकर के एक वीडियो साझा किया है और वीडियो में बागियों को तोड़ने की बात कही और गद्दारों को कुचल दो, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर बागी तेवर इस समय नजर आ रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। यापुढे एक आमदार तर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा। यापुढे एक आमदार तर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा। तो सीधे तौर पर आज की अगर हम बात करें तो आज है बड़ा दिन, क्योंकि शिवसेना के 60 साल और इसके साथ ही बड़े सवाल इस समय कहीं ना कहीं उठ रहे हैं कि आखिर बागी सांसदों का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ये 6 बागी सांसद हैं, 2/3। अब सांसदों का अगला कदम क्या होगा, इस पर हर किसी की नजर है। और क्या शिंदे गुट में विलय होगा, क्योंकि आज स्थापना दिवस भी है शिवसेना का और कई जगह पर कार्यक्रम भी रखे गए हैं। शिंदे गुट और साथ ही उद्धव गुट दोनों ने अपने अपने कार्यक्रम रखे हैं। शक्ति प्रदर्शन में आखिर आज कौन बाजी मारता हुआ नजर आएगा, इस पर हर किसी की नजर इस समय बनी हुई है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि बागी सांसद जो है वो आज शाम तक मुंबई पहुंच सकते हैं, इस पर भी नजर हमारी लगातार है। लेकिन इसके साथ ही उद्धव के साथ की अगर हम बात करें तो 3 सांसद जो हैं वो इस समय उद्धव के साथ नजर आते हैं, जिसमें अरविंद सावंत है, अनिल देसाई है और राजाभाऊ बाजे। ये 3 सांसद जो कहीं ना कहीं नजर इस समय उद्धव के साथ है। लेकिन बाकी 6 सांसद लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में शिवसेना यूबीटी के 9 सांसद है, जिसमें से 2/3 की संख्या हो गई 6 सांसद, और ये 6 सांसद इस समय हो चुके हैं बागी। 3 सांसद ये बचे हैं उद्धव के साथ और साथ ही एक राज्यसभा सांसद शिवसेना यूबीटी के पास में। अब बागी सांसदों की तो हमने बात की, लेकिन बागी सांसदों के अलावा अब अगर हम देखें तो अगला कदम इन सांसदों का क्या होगा, इस पर हर किसी की नजर है। क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी जरूर मिली है कि आज वो हो सकता है कि शिंदे गुट में वो शामिल होते हुए नजर आए, शिंदे गुट में वो विलय करें। हालांकि इसको लेकर अभी तक कंफर्म कुछ पता नहीं लग पाया है, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। शिवसेना यूबीटी की अगर हम बात करें तो बागी सांसदों में संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख का नाम इसमें शामिल है, साथ ही नागेश पाटिल का इसमें नाम शामिल है, अष्टिकार का नाम शामिल है इसमें, और संजय जाधव का नाम इसमें शामिल है, ओम प्रकाश राजे का नाम इसमें शामिल है और साथ ही भाऊ साहेब बागचौरे का नाम इसमें शामिल है। तो ये वो 6 सांसद जिनका लेकर के बागी तेवर इस समय नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। शिशिर, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? शिवसेना के 60 साल और शिंदे गुट हो या फिर उद्धव गुट, दोनों ने अपने अपने बड़े कार्यक्रम आज रखे हैं और नजर हर किसी की उस पर है कि आखिर कौन बाजी मारता हुआ शक्ति प्रदर्शन में नजर आएगा। शिशिर, बेहद महत्वपूर्ण शिवसेना के लिए, क्योंकि आज शिवसेना के 60 साल पूरे हो चुके थे। वैसे अभी मुंबई में 2 कार्यक्रम है। एक शिवसेना का कार्यक्रम जो कि जिसमें हम देख रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे संबोधित करेंगे, जो दूसरा शिवसेना का कार्यक्रम है जहां पर उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। लेकिन इस वक्त स्थिति अगर देखा जाए, खास तौर पर आंकड़ों की लिहाज से और जिस प्रकार से सांसद और विधायक के तौर पर अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे का पलड़ा भारी है। जिस प्रकार से पिछले 2-4 दिनों से ऑपरेशन टाइगर की हम चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार से उसको अंजाम दिया गया। जी चलिए, अभी हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे आज अगर एक तरह से हम देखें तो बड़ा दिन है और ऐसे में बड़े सवाल भी इस समय उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर जो 6 बागी सांसद हैं उनका अगला कदम क्या होगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से कई तरह की खबरें भी सामने आ रही है, क्योंकि आज बड़ा दिन और 2 बड़े कार्यक्रम। आज शिवसेना के 60 साल, जहां उद्धव गुट और साथ ही शिंदे गुट आज शिवसेना का स्थापना दिवस मनाएंगे। और ऐसे में ये बागी सांसद क्या शिंदे गुट के साथ विलय करते हुए नजर आते हैं या नहीं, इस पर अभी फिलहाल सस्पेंस लगातार बना हुआ है। तो बागी सांसदों की अगर हम बात करें तो 6 नाम इसमें शामिल हैं और इन 6 नामों में संजय जाधव का नाम भी इसमें शामिल है। तो बागी सांसदों के तेवर इस समय, हालांकि बीते कल की अगर हम बात करें तो बीते कल शिवसेना यूबीटी की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग के लिए व्हिप भी जारी किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी 9 में से मात्र 3 सांसद ही इस मीटिंग में पहुंचे, इस बैठक में पहुंचे, जिसके बाद में कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कहीं ना कहीं उद्धव गुट की तरफ से कही गई कि जो सांसद उस मीटिंग में नहीं पहुंचे, जो 6 सांसद, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और साथ ही चेतावनी दी जाएगी कि आखिर आप उस मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे, इसका जवाब दीजिए और अगर वो जवाब सही नहीं होता तो उनको वापस कर दें। लेकिन इसके साथ ही जो 3 सांसद जो कहीं ना कहीं उद्धव गुट के साथ नजर आ रहे हैं
उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इन 3 सांसदों की अगर हम बात करें तो इसमें राजाभाऊ वाजे का नाम इसमें शामिल है। तो 9 में से मात्र 3 सांसद इस समय नजर आ रहे हैं शिवसेना यूबीटी के पास में। 2/3 का आंकड़ा चाहिए होता है कि अगर आपको दल बदल जो कानून है उससे अगर बचना है, तो ऐसे में ये 6 सांसद है वो कहीं ना कहीं दल बदल कानून से भी बच जाएंगे। और मात्र 3 सांसद इस समय शिवसेना यूबीटी के साथ नजर आ रहे हैं, 3 लोकसभा सांसद और साथ ही 1 राज्यसभा सांसद। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 2022 की अगर हम बात करें तो उस दौरान भी शिवसेना यूबीटी पर जो जून का महीना है वो काफी भारी पड़ता हुआ नजर आया था, क्योंकि उसी वक्त फूट पड़ी थी और शिंदे गुट अलग हो गया था। और ऐसी ही तस्वीर इस बार भी अब एक बार फिर से नजर आ रही है 2026 के जून में भी वैसी ही तस्वीर। और शिंदे गुट में अब कहीं ना कहीं 6 जो सांसद हैं वो जाते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। शिशिर के पास चलेंगे सीधा। शिशिर, क्या जो बागी सांसद है उनको लेकर किसी प्रकार का अपडेट अभी तक मिल पाया है कि आखिर उनका अगला कदम क्या होगा? क्या वो शिंदे गुट में शामिल होंगे या नहीं होंगे? जानकारी प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जिस प्रकार से सूत्रों की जानकारी मिल रही है, मीडिया रिपोर्ट की जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार जो है ये कहा जा रहा है कि बागी सांसद की मुलाकात जो है स्पीकर ओम बिरला से हो चुकी है और उसके बारे में ये बात कही जा रही है। हालांकि इसके बारे में कोई पुष्टि या फिर पत्र सामने नहीं आया। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है, कल संजय राउत ने बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि ये बागी सांसद जो है वो इस वक्त दिल्ली में नहीं, मुंबई में नहीं, बल्कि राजस्थान में है। हालांकि इस बात की भी अब तक कोई पुष्टि नहीं की, हालांकि दावा संजय राउत द्वारा किया गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बागी सांसद है जल्द से जल्द जो है मुंबई लौट सकते हैं और उसके बाद ही जो है इसके ऊपर जो है टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन जहां तक बात करें एकनाथ शिंदे की पार्टी की, हालांकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आज होने वाले वर्धापन दिन में जो है ये बागी सांसद उनके मंच पर नहीं होंगे, उनके पार्टी में जो है आज वो ज्वाइन नहीं करेंगे, ये कहा जा रहा है। अब ये देखना होगा कि ये जो 6 बागी सांसद है इनका अगला रुख क्या होगा। क्या वो अलग गठ बना रहे या फिर वो एकनाथ शिंदे के साथ उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं? ये 2 प्रमुख सवाल होंगे और इस बारे में जो है ये 6 जो सांसद है वही बता पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से कल जो बैठक ली गई थी शिवसेना यूबीटी पार्टी की तरफ से दिल्ली में, वहां पर जो 6 सांसद जो थे उस मीटिंग में नहीं पहुंचे थे और उसके बाद हालांकि संजय राउत और अरविंद सावंत जो कि यूबीटी के उन्होंने कहा है कि 7 दिनों की मोहलत दी जाती है, अगर 7 दिनों में जवाब नहीं आया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जो है फुटबॉल जगत से। जी हाँ, फुटबॉल के सबसे बड़े महासमर फीफा वर्ल्ड कप में अब रोमांच अपने असली रंग में धीरे धीरे नजर आने लगा है। हर मैच के साथ बढ़ रहा है फीफा फीवर और हर गोल के साथ बदल रहे हैं समीकरणों की तस्वीरें और हर जीत के साथ मजबूत हो रही है नॉकआउट की दावेदारियां। जी हां, मैक्सिको ने लगातार दूसरी जीत दर्ज करके सबसे पहले नॉकआउट का अपना टिकट कटा लिया है। कनाडा ने गोलों की बारिश कर इतिहास रच दिया। तो वहीं स्विट्जरलैंड की बात करें तो ये टीम तूफान बनकर बोस्निया पर टूटी, जबकि दक्षिण अफ्रीका और चेक गणराज्य की अगर हम बात करें तो उनका मैच इस बार ड्रॉ नजर आया है। तो सीधे तौर पर जो फीफा वर्ल्ड कप का जो फीवर है वो इस समय और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब ऐसे में सवाल ये कि मैक्सिको तो अब इस समय नॉकआउट में आ ही चुका है और ऐसे में मैक्सिको की लगातार दूसरी जीत और दक्षिण कोरिया को 1-0 से मैक्सिको ने हराया है और जिसके साथ ही नॉकआउट में भी एंट्री ले ली है। दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया, जहां लुइस रोमो के गोल ने ये बड़ी जीत मैक्सिको को दिलाई है। 50वें मिनट में ये गोल दागा है। और कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा ने भी अपनी पहली जीत जो है वो इस समय दर्ज कर ली है। और कतर के साथ कनाडा का ये सीधे तौर पर हम देखें तो ये मैच था जहां कनाडा की पहली जीत और कतर को 6-0 से रौंदा है। जोनाथन डेविड की शानदार हैट्रिक और साथ ही लारिन सलीबा ने भी गोल दागे हैं। कतर की अगर हम बात करें तो कतर ने 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड भी कतर के जो 2 खिलाड़ी हैं उनको रेड कार्ड भी दिया गया। दूसरे हाफ में 9 खिलाड़ियों के साथ ही कतर जो पूरा गेम है वो खेला गया और इस्माइल कोने की चोट से कनाडा को झटका भी लगा है। और इसके साथ ही अगर बात करें कनाडा ने जहां पहली जीत दर्ज की, वहीं दूसरी तरफ एक तरह से हम देखें तो नया बादशाह भी कनाडा बनता हुआ नजर आया, क्योंकि ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो ग्रुप बी का नया बादशाह कनाडा बन चुका है। 4 अंकों के साथ कनाडा इस समय टॉप पर है और गोल के अंतर से अगर हम देखें तो स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़ दिया है कनाडा ने। अब अगले मैच की अगर हम बात करें तो 24 जून को स्विट्जरलैंड से अगला मुकाबला होगा और कनाडा की नॉकआउट की जो उम्मीदें हैं वो भी इस समय और मजबूत हो गई हैं। स्विस तूफान से में अगर हम देखें तो बोस्निया ढेर हो चुका है। और सीधा रुक करते हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरव, धीरे धीरे एक तरह से हम देखें तो जो रोमांच है फीफा वर्ल्ड कप का वो और ज्यादा बढ़ता हुआ इस समय नजर आ रहा है। तो वहीं मैक्सिको इस समय नॉकआउट में एंट्री कर चुका है।
बिल्कुल कृतिका, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड कप का पूरा ये कैंपेन जिस तरह से आगे मैक्सिको ने अपने बढ़ाया है, खासतौर से हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये वही मैक्सिको की टीम है जिसके लिए लास्ट का जो वर्ल्ड कप था यानी कि 2022 का जो वर्ल्ड कप था, वहाँ पे वो ग्रुप स्टेज से भी आगे नहीं बढ़ पाए थे, यानी कि वहाँ पे वो एक भी मैच जो थे वो ग्रुप स्टेज में नहीं जीत पाए थे। ऐसे में यहाँ पर आकर के ये बात समझी जा सकती है कि जिस तरह से वो को होस्ट हैं तो अपनी मेज़बानी में कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जो होता है, घरेलू दर्शकों का जो फ़ायदा होता है वो इस टीम के खिलाड़ियों को मिला और उसी का रंगत जो है वो निकल करके सामने आई कि टीम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ जो है वो अपने जीत का जो अभियान, जो कि उसका एक हिस्ट्री भी रही है, खासतौर से वर्ल्ड कप के दरमियान की जब भी साउथ कोरिया और मैक्सिको की टीमें भिड़ी हैं तो हमेशा मैक्सिको ने जो है वो बाजी मारी है। और साउथ कोरिया के लिए ये कह सकते हैं कि एक खराब जो दौर है वो वर्ल्ड कप का इतिहास के लिहाज से इसलिए भी है क्योंकि वो कभी भी अपने शुरुआत के जो 2 मैचेस होते हैं वो एक साथ आज तक अभी तक नहीं जीत पाए हैं। तो ये उनके लिए जो कड़ी है वो यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई। हालांकि इस मैच में उन्होंने काफी फाइट बैक किया और एक बार 87वें मिनट में उन्होंने बहुत अच्छा एक चांस जो है वो गोल करने का बनाया था, जिसे मैक्सिको के गोलकीपर रॉल जिमेनेज ने जो है वो नाकाम कर दिया। तो ऐसे में अब साउथ कोरिया के पास मौका ये है कि वो जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरेंगे तो वहाँ पे क्योंकि इनकी टीम अच्छी है और जो आज का जो मुकाबला था उसमें भी काफ़ी हद तक जो बॉल पे कंट्रोल था वो उन्होंने बना करके रखा हुआ था। पोजीशन काफ़ी अच्छे तरीके से अपने पास बॉल की बना के रखी हुई थी। खिलाड़ियों के बीच जो तालमेल था वो भी काफ़ी अच्छा तरीके से सामने देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दक्षिण कोरिया की टीम उतरेगी तो उसकी नज़र जो होगी यहाँ पर जीत हासिल करके कम से कम अपने आप को अगले दौर में पहुँचाने की रहेगी। तो ये तो मैक्सिको की बात हो गई। और अगर पहले मुकाबले की बात करें जहाँ पर चेक रिपब्लिक और दक्षिण अफ्रीका ने एक दूसरे के आमने सामने हुए थे तो ये मुकाबला जो है वो 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। और मानना पड़ेगा कि एक बार चेक रिपब्लिक की तरफ से वही गलती जो है वो एक बार फिर से दोहराई गई जो उन्होंने अपने पहले मैच में साउथ कोरिया के अगेंस्ट में की थी, यानी कि एक बार बढ़त लेने के बाद फिर वो अपनी बढ़त को खो देते हैं। और जिस तरह से उन्होंने इस बढ़त को खोया वो भी काफ़ी निराशाजनक रहा क्योंकि जिस तरह से हैंडबॉल हुई लास्ट समय पे आकर के और उसका जो तोहफा था वो दक्षिण अफ्रीका को मिला और उन्होंने पेनल्टी के माध्यम से गोल करके स्कोर लाइन को 1-1 की बराबर पिला दिया। जी कृतिका। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े हुए लगातार फीफा वर्ल्ड कप पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।